कार्बन है उसके यौगिक। कार्बन जो एक तत्व है जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, उन्नीस 1913 में जिसको हेनरी मोजले ने व्यवस्थित किया था, उसमें अभी तक जो ज्ञात तत्व 118 है, उनमें से ये क्या है? कार्बन। जो हेनरी मोजले, उन्होंने क्या किया था कि सारणी को तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है उनके आधार पर व्यवस्थित किया था। तो उस परमाणु क्रमांक के आधार पर जो सारणी व्यवस्थित किया गया, तो इस कार्बन तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, यानी उस आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है। मतलब कार्बन क्या है? एक तत्व है। तत्व क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसका नाम क्या है? तत्व है। एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह बोल सकते हो आप। परमाणु आपको पता है क्या होता है? परमाणु परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, मतलब छोटे से छोटा। जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है आपके पास, और उसको अगर आप विभाजित करते जाते हो तो अंत में क्या है कि आपको एक ऐसा ऐसा कण प्राप्त होता है जिसको आप और नहीं तोड़ सकते। ये जो परमाणु है, एटम है, ये ग्रीक भाषा के एटोमियोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि उसे काटा नहीं जा सकता, यानी विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा कण, छोटे से छोटा, सूक्ष्मतम, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, सूक्ष्मतम, यानी जितने भी कण हैं उनमें सबसे छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वो सबसे छोटा अंश जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी अविभाज्य, उसको बोलते हैं परमाणु। और जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो वो क्या हो गया? तत्व हो गया। और तत्व से फिर क्या होता है? यौगिक। यौगिक किसको बोलते हैं? कि दो या दो से अधिक जो तत्व हैं उनके परमाणु अगर एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। और एक होता है मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले, चाहिए वो एक निश्चित अनुपात में नहीं होते। निश्चित अनुपात में जो मिलकर बनते हैं वो यौगिक होते हैं, और जो किसी भी अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। ये जो बेसिक बातें हो गई। तो उसी प्रकार जैसे तत्व है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ऑक्सीजन है, उसी प्रकार ये कार्बन जो कि 6 नंबर पे आता है। और इसका प्रतीक है सी, प्रतीक, यानी इसको सी से दर्शाते हैं। स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि एक जो वैज्ञानिक थे बर्जिलियस को आप जानते हो, जिन्होंने ये जो प्रतीक है उन्होंने दिए थे कि कार्बन को सी से जाना जाएगा।
या हाइड्रोजन को H से जाना जाएगा 1815 में। तो उन्होंने बताया कि जो कार्बन से जो बनने वाले यौगिक हैं वो क्या है कि जीवधारियों से ही बनते हैं, यानी जीवधारियों से ही उत्पन्न होते हैं। इनको किसी प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ये बात कही थी बर्जीलियस ने। लेकिन कुछ वर्षों बाद 1828 में एक और आए थे वोलर। उन्होंने क्या किया कि प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जिसका नाम था यूरिया। और जो बर्जीलियस ने बताया था कि जीवधारियों से ही उत्पन्न होते हैं यौगिक, उस नियम को तोड़ दिया था। बर्जीलियस ने जो ये बात बताई थी वो एक नियम के मुताबिक बताई थी। बर्जीलियस का जो नियम था जैव शक्ति सिद्धांत। और जो वोलर जो आए थे उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत का खंडन कर दिया कि भाई ये जो प्रयोगशाला में संश्लेषित करके यूरिया का निर्माण कर दिया था, तो इस सिद्धांत का अपने आप खंडन हो गया, जैव शक्ति सिद्धांत का। फिर क्या हुआ कि कृत्रिम रूप से हम यौगिक बनाते गए। फिर बात यह आई कि जो सारणी में 118 तत्व है उनमें से हम कार्बन और उसके यौगिक की ही चर्चा क्यों कर रहे हैं, बाकी और भी तो तत्व हैं। उन्होंने विचारों ने क्या इतना बड़ा कोई दोष किया है जो उनकी बात हम नहीं करके केवल कार्बन की बात कर रहे हैं। इसमें मतलब क्या ऐसी विशेषता है? इसमें ये विशेषता है कि कार्बन जो प्रकृति में कार्बन के जो यौगिक हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी बाकी सारे सभी तत्व हैं उन सब के जो भी यौगिक है उन सारों को अगर मिला लिया जाए उनसे भी ज्यादा जो यौगिक है वो कार्बन के। प्रकृति में लगभग हर चीज में कार्बन पाया जाता है। जैसे लकड़ी ले लो, उसमें भी कार्बन है, यह है इसमें भी कार्बन है, जो हम है हमारे अंदर भी कार्बन है। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम जलाएं और वो काली हो जाए तो जो काला पदार्थ जो प्राप्त होगा वो क्या है, कार्बन की मात्रा को दिखाता है। यानी उन सभी वस्तुओं में कार्बन है, चाहे वस्तु हो, प्राणी हो, कुछ भी हो। इसलिए हम कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन जो कि 6 नंबर है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक 6। मोजले ने, जो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित की थी। तो उसमें परमाणु क्रमांक कार्बन का क्या है? 6 है। ये एक ऐसा तत्व है जो आपस में मतलब सिग्मा बंध और पाई बंध, मतलब सिंगल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों बना सकता है। और जैसे परमाणु क्रमांक तो 6 हो गए, और जो इसकी संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता, जो कि 4 है। अब ये संयोजकता ये क्या है? जैसे मान लो ये कोई भी परमाणु है, ये इसका केंद्र है,
यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाहर कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है ऋणात्मक, और प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो देखो किसी तत्व में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं में अलग अलग कोषों में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, और जो सबसे बाहरतम कोष होता है, जो सबसे बाहर का कोष होता है, उसमें हाइड्रोजन को संयोग करने की जो क्षमता है, यानी उस तत्व के, जैसे मान लो कार्बन तत्व है तो कार्बन का कोई भी परमाणु है, ये है सी। अब इस परमाणु के जो बाहर वाला कोष है, जो बाहरतम कोष है, उसमें जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को संयोग करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, संयोजकता। हाइड्रोजन का नाम क्यों दिया, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणु संयोग करने की क्षमता है। जैसे ऑक्सीजन की 2 है तो हम ऑक्सीजन को संयोग करने की आधी बोल देंगे इसको, जैसे इसकी 1 है तो 1 बोल रहे हैं, है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु को संयोग करने की जो क्षमता है वही क्या होती है, संयोजकता होती है। जैसे कोई भी परमाणुओं में जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, वो किस हिसाब से होते हैं, वो 2n² के हिसाब से होते हैं। मतलब पहला कोष है, ये n क्या है, ये कक्षकों की संख्या है, यानी पहले कोष में हम पहले कक्षक में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो पहले का मतलब n बराबर 1, पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2, n की जगह 1 रखा, स्क्वायर यानी 2, 1 का स्क्वायर 1 यानी 2। अगर किसी तत्व के परमाणु में क्या है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन, या 1 है या 2 है, तो उसमें एक ही कक्षक है, यानी एक ही कक्षक में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 होने चाहिए। और अगर 2 है तो n बराबर 2, यानी 2 का 2, n की जगह 2 रख दो, इसका स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 यानी 8। तो दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए, 8 चाहिए। ये होती है संयोजकताएं। मतलब अब अगर किसी तत्व के जो परमाणु है उसका बाह्यतम कोष कोई भी है, तीसरा चौथा, तो उसमें क्या होता है कि जो बाह्यतम कोष है, यानी किसी में 3 ही कोष है तो बाह्यतम कोष कौन सा हो गया, तीसरा। तो बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। किसी भी तत्व के परमाणु में जो बाह्यतम कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अगर 8 नहीं है तो वो क्या है, स्वतंत्र नहीं है, उनका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। तो कोई भी तत्व क्या चाहता है कि अपना अस्तित्व जो बनाने के लिए प्रयास करता है, इलेक्ट्रॉन संयोग करने का, हाइड्रोजन परमाणु से करे चाहे किसी से, तो उसी को बोलते हैं हम संयोजकता। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, जो केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या है, परमाणु क्रमांक है। वही क्या है, परमाणु क्रमांक। ये बेसिक चीजें हैं, ये यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन मैं मतलब आपका बेस बना रहा हूं। अगर ये चीजें सब आएगी तो बिल्कुल मतलब ये जो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो बताई नहीं जाती है, आधार अगर बताया नहीं जाता है तो आगे की चीजें समझने में थोड़ी परेशानी आती है। इसलिए ये चीजें जो बेसिक है ये समझनी जरूरी है।
जैसे मान लो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। उसको अच्छे से समझते हैं। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। अब हमने अभी पढ़ा था कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर उसके पास एक ही कोश है तो उसमें कितनी होनी चाहिए, फॉर्मूला है 2n², यानी n बराबर क्या है, 1 ही है। तो 1 है तो 1 रख दिया, अधिकतम कितने होने चाहिए, 2। यानी जो हाइड्रोजन है इसके बाह्यतम कोश, इसमें से एक ही कोश है, उसमें कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन है कितने इसके पास, 1। अब हाइड्रोजन अपना अस्तित्व बनाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। तो अपना इलेक्ट्रॉन या तो किसी को देगा या किसी से लेगा। इसी को संयोजकता बोलते हैं। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 1। अब देखो हीलियम है, तो हीलियम की जो परमाणु क्रमांक है हीलियम का वो क्या है, 2 है। तो अब इसके पास परमाणु क्रमांक का मतलब ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। और एक बात आप ध्यान में रखना कि प्रोटॉनों की संख्या जो कि क्या है, प्रोटॉनों में कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉनों में ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश और प्रोटॉनों में होता है धनात्मक आवेश। ये जो प्रोटॉनों की संख्या है वही परमाणु क्रमांक होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। अब देखो जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि जो परमाणु है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होने के लिए क्या चाहिए कि जितना धनावेश है उतना ऋणावेश होना चाहिए। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आई बात। कहने का अर्थ यह है कि इसका परमाणु क्रमांक अगर हीलियम का 2 है तो उसमें 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2। यानी कुल मिलाकर बात क्या है कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन है 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक ही कोश होगा। तो ये हीलियम है, ये कोश, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक ही कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है ना, उसको अब इधर उधर सांसारिक मोह माया में भटकने की जरूरत नहीं है। अब वो स्वतंत्र है, इसे किसी से ना कुछ लेना है ना देना है, ये मतलब स्वतंत्र रह सकता है। तो इसीलिए ये क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है। हीलियम क्या है, उत्कृष्ट गैस है, क्योंकि अब इसे न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है ना किसी से साझा करना है। अब ये बस सन्यासी है, इसको जो सांसारिक मोह माया जाल है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब देखो हीलियम के बाद क्या आता है, जैसे मान लो कोई भी तत्व ले लो आप, ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 8 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। और दूसरे कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, मतलब n के बराबर आप 2 रखो, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, 8, यानी दूसरे में 8 रह सकते हैं। तो पहले आप पहला कोश भरो, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहले, ये मान लो ऑक्सीजन है, इसका जो पहला कोश है ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो दूसरा कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास टोटल 8 है, इसमें से 2 तो पहले कोश में आ गए। अब दूसरे में कितने रहे, 6, कितने रहे, 6, 8 हो गए। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 थे, जो 2 कोश में भर दिए गए। अब हमें पता है कि इसको अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 8। बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 की है, ठीक है।
तो इसके पास 6 तो है और आवश्यकता कितनों की है, मतलब 2 की है, आवश्यकता है 2 की। कोई भी परमाणु क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो इसके पास 6 है और 2 और चाहिए। जैसे मान लो किसी के पास जो 99 रुपए है, मान लो 99 रुपए है, अब वो क्या करेगा, उसकी कोशिश यही रहेगी कि मेरे पास 100 का नोट हो। तो वो क्या करेगा, किसी से 1 रुपया लेकर 100 का नोट बनाने की कोशिश करेगा। और मान लो अगर किसी के पास 1 ही रुपया है, वो क्या करेगा, अब वो 100 तो बना नहीं सकता और 1 रुपया लेकर कहां कहां घूमे, हो सकता है कहीं गिरने का डर हो तो वो मतलब तसल्ली से सो ही ना सके कि भाई रुपया गिर जाएगा। तो उस जो परेशानी है उससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता है, किसी को 1 रुपया दे देता है कि भाई ये या तो तुम उधार ले लो कि मुझे कभी दे देना, अपने पास रखो, या वो दान में भी दे सकता है, यानी वो देने की कोशिश करेगा। तो इसके पास तो 6 है, चाहिए 2, तो कोशिश यही करेगा कि 2 हो जाए तो ठीक है, मतलब 8 हो जाएंगे पूरे। तो 2 क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा। और जो लेने वाला, अब 2 ले गए किसी से, अब लेने वाला हमेशा क्या होता है, लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। अब उसके पास तो मान लो 1 रुपया था, किसी के पास 99 थे, लेकिन अगर 99 वाले को इसने 1 रुपया दिया तो धनी कौन हुआ, धनी कौन हुआ, धनी हुआ ये जिसके पास 1 रुपया था और उसने ये 1 रुपया ही दे दिया। देने वाला हमेशा दाता होता है, यानी धनी होता है, और लेने वाला हमेशा क्या होता है, ऋणी होता है, चाहे उसके पास कितने ही क्यों ना हो, होगा वो ऋणी। तो ये क्या रहेगा, ऋणी। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, -2 हो गई। कितनी हो गई, -2। जैसे और देख लो आप, जैसे लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 3 है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा ये, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम इसका जो पहला कोष है इसमें 2, दूसरे कोष में 3 ही है टोटल, 2 पहले में आ गए थे, 1 बचा। और दूसरे कोष में हमें पता है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। अगर कोष रखना है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो फिर रखो ही मत, 2 में अपना अस्तित्व बना सकता है, क्योंकि पहले में तो अधिकतम 2 ही चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 लेगा, क्या करेगा, इसके लिए क्या उचित है, इसके लिए यही उचित है कि ये 1 किसी को दे दे। तो ये क्या करेगा, 1 किसी को देगा, और देने वाला हमेशा क्या होता है, धनी होता है, यानी इसकी संयोजकता हो गई +1। ठीक, इसी प्रकार संयोजकताएं जो होती है। अब जो लिथियम के बाद बोरॉन, इसी प्रकार से सबकी होती जाएगी, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है। तो इसके पास पहले कोष में हो गए 2 और दूसरे में कितने बचे, 5। अब इसे दूसरे कोष में 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 या तो लेगा या 5 देगा, क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा। तो इसकी जैसे -3 हो गई। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपको बता ही दिया। जैसे अब देखो कार्बन है, जैसे कार्बन की हम बात कर रहे हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो पहले कक्ष में कितने आने चाहिए, पहले कक्ष में कितने आने चाहिए, 2, पीछे कितने बचे, 4, ये 4। अब इसे अपना कोष पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 4 की है।
कितना की जरूरत है? 4 की। तो ये क्या कर सकता है, ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता अब बात ये आती है कि भाई इसका परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब जो 118 तत्व इनमें से परमाणु क्रमांक इसका 6 है। ये छोटा तत्व है और छोटा तत्व है क्या करता है, जैसे मान लो छोटा बालक है, उसके पास मान लो कि 100 रुपए, वो किसी से कहेगा, बोलेगा, मान लो 90 रुपए, वो किसी से बोलेगा कि मुझे चलो इसको भी नहीं मानना है, कुछ भी मान लो 50 रुपए। अब कोई छोटा बालक है उसके पास 50 रुपए, वो चाहता है कि मुझे 100 रुपए बनाने, तो किसी से आकर बोलेगा भाई 50 रुपए मुझे दे दो, मेरे पास 100 का नोट हो जाएगा, मैं आपको कभी लौटा दूंगा या कुछ भी। तो आगे वाला क्या सोचेगा कि भाई बच्चा है, क्या पता इसका वापस देगा या नहीं देगा, तो वो हो सकता है उसको नहीं भी दे। तो एक कार्बन छोटा तत्व है, हो सकता है इसको कोई 4 दे या नहीं दे, तो इसकी जो नॉर्मल संयोजकता क्या मानी जाती है, 4 मानी जाती है इसको। ठीक है, कोई भी आपको पूछे कार्बन की संयोजकता क्या है, 4 है। ये या तो साझा करेगा या किसी को दे भी सकता है। अब 4 संयोजकता है, तो ये मान लो कि जो तत्व है, अब ये कार्बन तत्व अगर किसी दूसरे तत्व के साथ क्या बनाएगा, यौगिक बनाएगा, तो कार्बन का तत्व और किसी दूसरे तत्व का जो परमाणु है वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। जैसे मान लो ये कार्बन है और हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के पास आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए कितने, 2, तो वो क्या कर सकता है, इस कार्बन के साथ साझा कर सकता है कि भाई कार्बन को बोल सकता है कि चलो एक मेरा और एक तेरा, मेरे पास भी 2 हो जाएंगे और तुम्हारे पास 1 की वृद्धि हो जाएगी, है ना। भाई जैसे मान लो हाइड्रोजन ने इसके साथ साझा कर लिया, अब ये 2, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे अधिकार किसका है, ये देखो ये बाउंड्री है, ये कार्बन वाली है, ये हाइड्रोजन वाली है। अब देखो इधर से देखे तो दोनों कार्बन के भी है और हाइड्रोजन वाले की तरफ से देखे तो दोनों हाइड्रोजन के, मतलब अपने आप में दोनों के हैं। ये हाइड्रोजन कहेगा मेरे, तो वो भी अब अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएगा और कार्बन के भी काम आ रहे हैं। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन और आके बोलता है कि चलो संयोग कर लेते हैं, इसी प्रकार एक और, यानी एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ साझा कर सकता है, 4 के साथ। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 कार्बन का परमाणु, तो एक कार्बन का परमाणु और हाइड्रोजन का 4, यानी ये मिलकर जो यौगिक बना, क्या बना, CH4। ठीक है, इसको जो दुनिया वाले हैं वो प्यार से मेथेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, CH4। इसी प्रकार जैसे मान लो एक कार्बन है, पहले कोर्स में आपको पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन है, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। दूसरे में 4 है। अब कोई ऑक्सीजन का परमाणु आया, अगर मान लो कार्बन ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाना चाह रहा है, तो एक कार्बन का परमाणु और दूसरा मान लो ऑक्सीजन का परमाणु आया। आपको पता है ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है, 2 है, -2, यानी एक ये कार्बन है, एक इधर मान लो ये ऑक्सीजन बैठा है। अब इसके प्रथम कोष में जो भी है ये बार बार हम नहीं बनाएंगे, केवल द्वितीय में दिखाएंगे। ठीक है, दूसरे वाले में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास कितने, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 था, तो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 6, तो 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अगर ये 2 कार्बन वालों के साथ संयोग कर लें
दो कार्बन वालों के साथ संयोग कर लें। जैसे ये मान लो इस कार्बन के साथ इसने संयोग साझा कर लिया, ठीक है। तो अब दो इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे और ये कार्बन के। अब चारों पे अधिकार किसका है? ऑक्सीजन का भी है और कार्बन वाले परमाणु का भी है। यानी अब देखो ऑक्सीजन का जो परमाणु था वो तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो गया, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बस फ्री है। अब इसको दो और चाहिए, तो ये एक ऐसा है और ऑक्सीजन का परमाणु, ये मान लो एक और था दूसरा ऑक्सीजन, अब उसका संयोग और हो गया, तो उसके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो दो का साझा कर लिया, तो दो इसके और दो इसके। अब देखो इस ऑक्सीजन की भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन की भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कार्बन के भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब कुछ है ना। ये हो गया यौगिक। इसका नाम क्या बनेगा? एक CaO कितने? 2 CO2। इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से। इसी प्रकार जैसे देखो ये कार्बन तो है ही अभी, चलो इसको रहने दो, आप दूसरी संरचना बना लेते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन है, दूसरे कोश में इसके पास कितने हैं? 4 है। अब ये चाह रहा है नाइट्रोजन के साथ यौगिक बनाना, तो एक नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, यानी उसके प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 5। इसको कितने चाहिए? 3 चाहिए, 3 चाहिए, और कार्बन को कितने चाहिए? 4। तो ये 3 तो ले ही लेगा, 3 लेने में मना करेगा नहीं। तो अब नाइट्रोजन का भी तो कार्य सिद्ध हो रहा है 3 लेते ही, तो एक नाइट्रोजन आएगा और 3 इसके ले लेगा, तो 3 देगा भी। भाई जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उतने उसके वापस दिए जाते हैं, यानी बराबर का साझा होता है ये। किसी कार्य को आप कोई 2 लोग कर रहे हैं तो आपस में इन्वेस्टमेंट दोनों का बराबर होता है इसमें, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो पहले जो आपको बताया था कि ये जो कार्बन है इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन संयोग कर गए, 4 हाइड्रोजन, और दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, यह हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन। अब इसमें देखो नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5, 3 तो ये, 2 ये। अब देखो नाइट्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो रहे हैं। ये कुछ कार्बन के कितने हो रहे हैं? 6 और 1 7, यानी एक कम है, एक कम है। तो अब यहाँ ये किस तत्व के परमाणु से संयोग करें कि उसको 1 मिल जाए और आगे वाले को भी 1 मिल जाए? तो हमें पता है सीधा साधा है हाइड्रोजन, उसके पास 1 है, तो हाइड्रोजन को बुलाया और उसको 1 दे दिया और 1 ले लिया, ये हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन को 2 चाहिए, 2 मिल गए, कार्बन को 8 चाहिए, 8 हो गए, नाइट्रोजन के भी 8 हो गए। ये यौगिक जो क्या बन गया? HCN, ठीक है। अब देखो अगर किसी का एक इलेक्ट्रॉन किसी के एक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करता है या साझा करता है, शेयर करता है, तो वो एक और एक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल बंध बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसमें कितने कितने थे? दोनों के 2-2 थे, 2-2 थे, तो कौन सा बंध बना? द्वि बंध। और इसमें कितने कितने हैं? 3 इसके 3 इसके, 3-3 है, तो इसको हम बोलते हैं त्रिबंध, ठीक है। एक एक है, अगर कोई एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं तो एकल बंध, 2-2 कर रहे हैं तो द्विबंध, और 3-3 कर रहे हैं तो त्रिबंध। इस प्रकार से ये यौगिक बनाते हैं।
ठीक है। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे वो कार्बन की हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक पर चर्चा करेंगे।